हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के मॉक टेस्ट। बहुत टाइम से, जब से मैं बिजनेस स्टडीज डोमेन के मॉक टेस्ट और उसका सिलेबस का वन शॉट रिविजन वीडियो बना रही थी, तब से मेरे पास बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम एंटरप्रेन्योरशिप के भी जल्दी लाइए जल्दी लाइए जल्दी लाइए। और आजकल तो ऐसा हो गया, मैं कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलूँ, वहाँ पे बच्चों के बस यही मैसेजेस आए होते हैं मेरे पास कि मैम ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। कमेंट्स में भी सेम डिमांड। सो फाइनली आप लोगों की डिमांड को रिस्पेक्ट करते हुए, एंटरटेन करते हुए मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ मॉक टेस्ट। अब इसमें क्या है, 10 मॉक टेस्ट हम नॉर्मली लाएंगे, उसके अलावा एनटीए द्वारा मॉक टेस्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप का है वो भी कवर किया जाएगा। एंड साथ ही साथ वन शॉट रिवीजन वीडियोस तो मैं इन सारे चैप्टर्स की बना ही रही हूँ। सो सारा देखना है आपको, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कोई भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसकी भी इंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। क्या है इंस्ट्रक्शंस के टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड हर एक सही क्वेश्चन को आंसर करते हुए यू विल गेट 5 मार्क्स प्लस वाले। ठीक है, प्लस वाले 5 मार्क्स। और अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आप गलत आंसर अटेम्प्ट कर देते हैं तो उसमें आपका -1 रहेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए ज्यादा हम इंकी पिंकी पॉन्की वाला काम नहीं करेंगे। अनलेस एंड अनटिल वी आर श्योर अबाउट अ क्वेश्चन, हम उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं तो सिर्फ उन्हीं बच्चों को 5 नंबर मिलेंगे जिन्होंने इन दोनों करेक्ट ऑप्शन में से एक को टिक किया होगा। ठीक है, एंड लास्टली अगर मान लीजिए चारों के चारों ऑप्शन मतलब बेकार हैं, आंसर सही नहीं है, उनका मिस्टेक हो गई है कोई क्वेश्चन पेपर बनाने वाले से, इन दैट सिनेरियो जो भी बच्चा इस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठा होगा उसको +5 मिल जाएंगे। इस एग्जाम में कैलकुलेटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है। सो अपना iPad, अपना एप्पल वॉच, अपना कैल्सी वगैरह ये सब लेके मत जाना। ठीक है, बाहर ही रखवा देंगे, फिर गुम वुम हो जाएगा, फिर रोते रहोगे पेपर के बाद, कोई मतलब नहीं बनता। चलो इसी के साथ पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं अपने खुद की भी तो इंस्ट्रक्शंस दे दूँ कुछ। अब क्योंकि तुम बच्चे मेरे साथ एंटरप्रेन्योरशिप के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, सो इसलिए आपको मेरी इंस्ट्रक्शंस भी माननी पड़ेंगी। आपको मेरे साथ लेके बैठना पड़ेगा एक पेन और पेपर। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन शो करूँगी मैं थोड़ा साइड रहूँगी, आप क्वेश्चन आराम से रीड कर सकते हैं, ज़्यादा समय लगे तो पॉज कर सकते हैं। उसे आंसर करेंगे आप पहले खुद से, मतलब अपना वो जो पेन पेपर लेके बैठे हो ना, उससे तुम आंसर करने वाले। ठीक है, एंड फिर मैं उस क्वेश्चन की हिंदी बताऊंगी तुम्हें, फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और आंसर बताऊंगी। फिर तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारा दिया गया आंसर क्या करेक्ट है, मैच कर रहा है मेरे वाले आंसर से। इफ़ येस तो बहुत बढ़िया, इफ़ नो तो फिर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो, क्योंकि तुम उसमें गलत आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो। ओके, एंड लास्टली मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को ये ज़रूर बताना है कि आउट ऑफ 50 तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, चलो फिर अब शुरू करते हैं। फाइनली हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आई नो थोड़ा सा लंबा इंट्रो हो गया बट जरूरी था। So it says Arvind planned to start a small fast food joint in his area after finishing his degree in hospitality management. His plan was to combine and use healthy ingredients like whole wheat flour to make the burger buns. He knew that he had to start collecting information from different sources which will help him to identify the right opportunity to start his business. From where will Arvind get the necessary information? Magazines, shows, family members, all of the above. क्योंकि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप का ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, उसमें ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ सारे स्टूडेंट्स इसमें सही मार्क करेंगे। चलिए बताइए, फिर मैं आपको हिंदी बताती हूँ। ओके, हिंदी बताऊं? सो अरविंद ने अभी अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो उसने स्टार्ट किया एक फास्ट फूड जॉइंट अपने एरिया में, और उसका प्लान है कि वो कंबाइन करना चाहता है हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को। मतलब बेसिकली वो लोगों को नए तरीके का खाना देना चाहता है, लेकिन हेल्दी एट द सेम टाइम। ठीक है, और उसको पता है कि उसको पहले डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी ताकि वो राइट अपॉर्चुनिटी अपने लिए स्पॉट कर सके। उसके लिए वो कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है? मैगजीन से ले सकता है, या शोज से ले सकता है, या फैमिली मेंबर से ले सकता है, या सबसे ले सकता है। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाओगे ना तो भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ना एंटरप्रेन्योरशिप की मैं तुम्हें बता दूं
कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुम थोड़ा सा अगर अपना दिमाग अप्लाई करो, नहीं पढ़ी होगी तुमने कॉन्सेप्ट, तब भी थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करोगे ना, तुमसे आंसर बन जाएगा। जैसे इसमें कॉमन सेंस है, प्योर कॉमन सेंस है, तुम बस एक बार पढ़ के देखो और उसके बाद यू विल बी लाइक यार अगर मान लो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना हुआ, मैं कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन लूंगा, कहाँ कहाँ से पहले कलेक्ट करूंगा सारी जानकारी और उसके बाद अपना अपॉर्चुनिटी देखूंगा। सोच के देखो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी जगहों से जहां से भी इंफॉर्मेशन मिले ले लो उस टाइम पे, क्योंकि आप देखो कभी भी तुम बिजनेस शुरू करने से पहले सोचते हो कि भैया कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। थोड़ा बहुत तो रिश्तेदारों से बात करोगे, उनके ओपिनियन मांगोगे, थोड़ा फैमिली मेंबर से बात करोगे, दोस्तों से बात करोगे, उनका ओपिनियन मांगोगे। मैगजीन्स आती हैं स्पेसिफिकली अलग अलग बिजनेसेस की, उसके अलावा शोज आते हैं, शार्क टैंक देख लो भाई, उससे भी बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे तुम लोगों को। तो ऐसे सारी चीज़ों से तुम क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लाओगे और उसके बेसिस पे बिजनेस स्टार्ट करोगे। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप के मॉक टेस्ट थोड़े से लेंथी जाने वाले हैं, रीजन बीइंग यहाँ पे ना बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स अभी मैंने तुम लोगों को पढ़ाई नहीं है, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं माइट भी कॉन्सेप्ट्स को भी इन्वॉल्व कर रही होंगी, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, डैश इज अ टाइप ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया एज वेल एज ऑन द गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। बताइए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन ये तो आपने पढ़ा हुआ है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं भी पढ़ी है, उसकी बुक नहीं भी पढ़ी है, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। बहुत बार मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाते पढ़ाते तो मैं कई बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ये चीज। बताओ। Dash is a type of an indirect tax levied on goods imported into India as well as on goods exported from India. Custom duty, VAT, service tax, all of the above. बताओ क्या होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। हिंदी अगर इसकी बतानी हो तो भैया ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो इनडायरेक्टली अप्लाई होता है आपके ऊपर। जैसे एक होता है इनकम टैक्स, वो डायरेक्टली आपकी जो इनकम होती है उसके ऊपर डायरेक्ट वे में लग जाता है। इनडायरेक्ट उल्टे तरीके से आपसे कलेक्ट किया जाता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो तब लगता है जब आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे होते हो या एक्सपोर्ट कर रहे होते हो इंडिया से या इंडिया में। बताओ कौन सा होगा टैक्स। जल्दी बताइए और नाम पे बिल्कुल मत जाना। ऐसा हो सकता है, मतलब हिंट नहीं, मतलब हिंट दे रही हूँ या क्या कर रही हूँ। चलो छोड़ो, आंसर के बाद ये डायलॉग बोलूंगी, ठीक है। जल्दी बताओ। कस्टम ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कस्टम ड्यूटी। अब वो डायलॉग बोलती है जो बोलने वाली थी। यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया ये तो ड्यूटी है, इसको टैक्स कैसे बुला रहे हैं। बट इट्स काइंड ऑफ अ टैक्स ओनली, जो कि गवर्नमेंट के पास जाता है, जो कि आपके ट्रांजैक्शंस पे बनता है, ठीक है। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया गलती से तुम सर्विस टैक्स मार्क करके आ गए हो। ओके, सो कस्टम ड्यूटी वो ड्यूटी है जो कि अप्लाई की जाती है जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे पे करनी पड़ती है आपको। पता ही होगा, आजकल तो सबको आइडिया रहता ही है इन सब चीज़ों का, राइट। बाहर से सारे सामान मंगवाते रहते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन 3 है, श्याम decided to help his father in their family business. His father runs a cloth mill and he has planned to start a paper mill along with his father's cloth mill. He has also planned to use the same brand name so that legacy can be continued. Identify the type of branding Shyam is planning to use. Individual branding, retail branding, umbrella branding या corporate branding. ये टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग आपके थर्ड चैप्टर में दिया हुआ है, थर्ड में या फोर्थ में, ठीक है। ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू तो आपको पता ही होगा चीज़ों के बारे में। आंसर को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा सा बताओ। श्याम ने अपने फादर के साथ मिलके एक फैमिली बिजनेस में उनको हाथ बटाने का सोचा है। उसके पापा ऑलरेडी क्लोथ मिल चला रहे हैं, तो इसने सोचा मैं पेपर मिल साथ में चला लेता हूँ, लेकिन ब्रांड नेम मतलब सेम ही यूज़ करूँगा जो पापा यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारी लेगेसी चलती रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे श्याम किस तरह की ब्रांडिंग कर रहा है, प्लान कर रहा है यूज़ करने की। इंडिविजुअल, रिटेल, अम्ब्रेला, कॉर्पोरेट, बताइए।
एंड द करेक्ट आंसर इज अम्ब्रेला। जब आप एक ही ब्रांड नेम के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स चला रहे होते हो उसको अम्ब्रेला ब्रांडिंग बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारी ब्रांडिंग मैं इंडिविजुअली आपको नॉर्मल वीडियो में कवर करूंगी बहुत ही जल्दी, ठीक है, आपके पेपर से पहले करूंगी, दैट्स माई प्रॉमिस, ओके। चलिए Question 4 है, Rohan and Aman are partners in a car spare parts manufacturing company. They are planning to expand their business, and in order to grow, Rohan suggested to merge with another car accessories company. However, Aman wanted to acquire another car accessory company. Both mergers and acquisitions are enterprise growth strategies, but how they come into existence makes them different from each other. Which of the below statement justifies the given statement? First है, merger is always friendly whereas acquisition is always hostile. Merger may be friendly whereas acquisition is always hostile. Merger is always dependent on synergy whereas acquisition is never based on synergy. Merger is consensual whereas acquisition is forced. चलिए बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। थोड़ा सा इंटेंस आपको क्वेश्चन लग सकता है बट है नहीं, थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करके देखोगे, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन ओनली। सो रोहन और अमन क्या हैं, दो दोस्त हैं, दो पार्टनर्स हैं जो कि कार स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं, ठीक है। अब वो बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो मर्जर के लिए जाएं या एक्विजिशन के लिए जाएं। इनको लगता है मर्जर और एक्विजिशन दोनों ही ग्रोथ स्ट्रैटेजीज हैं किसी भी एंटरप्राइज की, लेकिन वो एग्जिस्टेंस में कैसे आती हैं वो चीज़ उन्हें एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है। उसके बाद मर्जर और एक्विजिशन के बारे में 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट ये बोलता है कि मर्जर हमेशा फ्रेंडली होता है व्हेयरएज एक्विजिशन हमेशा हॉस्टाइल होता है। मतलब ज़बरदस्ती वाली जो चीज़ होती है, मतलब नेगेटिव वे में। हॉस्टाइल का मतलब होता है एग्जैक्ट मीनिंग तो मैं कैसे ही समझाऊं, बट फ्रेंडली मतलब अच्छे मन से, हॉस्टाइल मतलब थोड़ा सा मन नहीं है बट ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, आपका बस नहीं चल रहा टाइप्स वैसा, ठीक है। और मर्जर में भी फ्रेंडली, यहाँ पे वो ऊपर वाले सेंटेंस से इस तरह से अपने आप को डिफरेंट बना रहे हैं कि पहले उन्होंने बोला इज ऑलवेज फ्रेंडली, यहाँ पे वो बोल रहे हैं मे बी फ्रेंडली, मतलब मर्जर फ्रेंडली हो सकता है, एक्विजिशन तो हमेशा हॉस्टाइल होगा ही होगा। मर्जर सिनर्जी पे डिपेंड करता है जबकि एक्विजिशन नेवर डिपेंड्स अपॉन सिनर्जी। मर्जर दोनों की पार्टीज की इच्छा से होता है वेयरएज एक्विजिशन फोर्स्ड होता है। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। And the correct answer of this question is merger is consensual whereas acquisition is forced. merger जो होता है वो दो लोग मिलके आपस में एक दूसरे के पास आते हैं। merger कुछ इस तरह से दिखता है, दो एंटरप्राइजेस हैं मिलके एक बड़ी एंटरप्राइज फॉर्म कर रही हैं और साथ में आ रही हैं। whereas acquisition में क्या होता है, एक बॉडी थी जिसको दूसरी बॉडी ने एक्वायर कर लिया, मतलब अपने अंदर ले लिया। सो ऐसे सिनेरियो में ये क्या है, ये फोर्स्ड होता है कि कोई बड़ी पार्टी थी उसने तुम्हारे छोटे से फर्म को एक्वायर कर लिया जिसकी वजह से तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। सो यस, इसमें आपकी कंसेंशुअल मतलब आपकी जो इंटेंट होती है या आपकी जो मतलब वो होती है, आपसे पूछा जाता है वेदर यू वांट टू कम अलोंग या नहीं, बट दूसरे में आपसे पूछा नहीं जाता, आपके ऊपर बस इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आया है 5th क्वेश्चन, ये बोलते हैं हर्षदीप इज द स्टॉक कीपर ऑफ नेहा टेक्सटाइल लिमिटेड। द कंपनी इज इनटू कन्वर्टिंग कॉटन yarn into fabric and then further computerized printing on the same to add value to the fabric. He wants to know the ideal quantity of yarn to be ordered so that the production process does not stop. How can he know the correct time to place an order? By calculating break-even point, by calculating reorder point, by calculating economic order quantity, by calculating lead time. बताइए क्या होगा आंसर, फिर मैं इसकी हिंदी बताती हूँ आपको। ओके, सो हर्षदीप क्या है, हर्षदीप नेहा टेक्सटाइल में स्टॉक कीपर है, मतलब जिसको स्टॉक मैनेज करने के लिए रखा जाता है कि वो कभी भी ज़रूरत से कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है, नेहा टेक्सटाइल लिमिटेड क्या करती है, ये कॉटन यार्न से फैब्रिक बनाती है, मतलब कपड़ा बनाती है, फिर उस कपड़े पे कंप्यूटराइज प्रिंटिंग भी करती है ताकि उसकी वैल्यू ऐड हो, मतलब उसमें वैल्यू एडिशन हो जाए, ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए।
सो कॉटन यार्न से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, और फैब्रिक के ऊपर प्रिंटिंग करके उसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं। दैट्स व्हाट नेहा टेक्सटाइल डज। सो बेसिकली हुआ क्या कि ये पूछा गया कि आपको कैसे पता चले, मतलब हर्ष को कैसे पता चले आइडियल क्वांटिटी ऑफ यार्न कितनी रखनी चाहिए और कब ऑर्डर करनी चाहिए, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस कभी भी मतलब रुके नहीं कभी ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉटन यार्न ही नहीं है फैब्रिक बनाने के लिए, मतलब ज़रूरत थी आज प्रोडक्शन करना था लेकिन आज याद आ रहा है तो हम ऑर्डर सप्लायर के पास ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो इसके लिए हर्षदीप को क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, रीऑर्डर पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये लीड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आगे चल के अगर तुम CA/CS करने के बारे में सोचते हो, CMA करने के बारे में सोचते हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत आती हैं। ऐसे पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटेंसी ऐसे सब सब्जेक्ट्स हैं जिनमें सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना बताता है। जल्दी बताओ, अब बोलो जल्दी से, चारों में से क्या होगा करेक्ट आंसर? And the correct answer is by calculating reorder point. Reorder point basically वो point होता है जिसके नीचे अगर क्वांटिटी चली जाती है तो आपको ऑर्डर प्लेस कर लेना चाहिए। ऐसे मानिए ये एक रूम है, ठीक है, इस रूम में इतनी क्वांटिटी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उससे नीचे हो गई तो प्रोडक्शन रुकेगी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। ऑब्वियसली आपको सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करोगे, वो आएगा, पता नहीं कितने दिन में आएगा, क्या होगा कैसे होगा, प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, मेन मोटिव ये था, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मार्क कर लिया रेड लाइन, जैसे होता है ना नदियों के ऊपर एक रेड लाइन मार्क्ड होती है कि भैया इस लेवल के ऊपर अगर पानी आ गया है तो भाग लो उस एरिया से क्योंकि कभी भी बाढ़ आ सकती है, राइट। बस यहाँ पे भी आप क्या कर लेते हो, ये आपका रेड अलर्ट होता है कि इसके नीचे कभी भी क्वांटिटी चली गई मतलब आपको ऑर्डर प्लेस करना है। सो हमेशा आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कौन सा पॉइंट है जिसके नीचे आपकी क्वांटिटी नहीं जानी चाहिए ताकि प्रोडक्शन ना रुके। वो पॉइंट आपका कहलाया जाता है रीऑर्डर पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे आपको रीऑर्डरिंग करनी है ताकि सप्लायर फट से सामान भेज दे। तब तक सप्लायर फट से सामान भेज रहा होगा, तब तक ये वाला जो बचा हुआ इनपुट है ये इस्तेमाल हो जाएगा, तब तक ये खाली होगा, तब तक आपका सामान आ चुका होगा। समझे क्या हुआ? मतलब बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझो। तुम्हारे घर में चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। ये बॉक्स है जिसमें चीनी रखी रहती है और चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फॉर से तुम्हारे घर में एक टाइम में इतनी चीनी इस्तेमाल हो जाती है। अब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बोला कि देखो बेटा चीनी ख़त्म होने वाली है। मम्मी कब से रिमाइंडर देना शुरू कर देती? यहाँ से रिमाइंडर देना शुरू कर देती कि चीनी ख़त्म होने वाली है। इतनी आ गई, मम्मी ने दूसरी बार रिमाइंडर दिया, तीसरी बार रिमाइंडर दिया। जब यहाँ पे आ जाएगी तब तो तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगी कि अभी की अभी चीनी लेके आ, क्योंकि अगली बार जब भी चाय बनेगी ये जो लास्ट चीनी है खत्म हो जाएगी, इसके बाद बचेगी नहीं। तो ये क्या हुआ? तुम्हारा रीऑर्डर पॉइंट हुआ कि यहाँ पे तो तुम्हें ऑर्डर करना ही करना है, इसके बियॉन्ड तुम नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसके बियॉन्ड चले गए तो मतलब एक टाइम की तुम्हारी चाय चली जाएगी। वैसा है, ठीक है। बाकी और ज़्यादा डिटेल में जब हम वो चैप्टर कवर कर रहे होंगे मैं समझा दूंगी, ठीक है। Okay, Sudha started her small-scale business of making pickles along with her few of her neighbors using their free time at home. They named their venture Home Sweet Home. They were able to supply the entire district. One of the members suggested that they should expand and start selling to other states. When she discussed the same to her husband, he suggested that they have to properly look into the environment, analyzing the competitors. He suggested Sudha to formulate policies, tip useful resources और environment scanning, image building. बहुत सिंपल है, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, वहीं से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? चलो जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। बहुत सिंपल है इसका आंसर। ओके, हिंदी बता रही हूँ। सुधा ने एक स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट किया अचार बनाने का अपने पड़ोसियों के साथ मिलके। मतलब अड़ोसी पड़ोसी जितनी भी औरतें थी बोर होती रहती थी शाम के टाइम पे, तो दे थॉट कि चलो कुछ करके दिखाते हैं, मतलब स्मॉल स्केल बिजनेस ही खोल लेते हैं, ठीक है। तो अचार सबको बनाना पसंद था, बैठ गए बनाने के लिए। अब हुआ क्या, इन्होंने अपने अचार का नाम, मतलब अपने वेंचर का नाम रखा होम स्वीट होम। पता नहीं क्यों रखा ऐसा, अचार बना रहे हैं, इससे बढ़िया तो पिकल स्वीट पिकल बना लेती। एनीवेज, दे वर एबल टू सप्लाई द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। अब ये इतना अचार बना लेती थी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई कर देती थी। अब क्या हुआ, इनके एक आधे मेंबर ने बोला कि हमें एक्सपैंड करना चाहिए, हम और अचार बना सकते हैं, हम और पैसे कमा सकते हैं, ठीक है।
तो इसने अपने पति से डिस्कस किया कि कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो पति ने बोला पहले एनवायरनमेंट को स्कैन करो, पता तो चले तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। मतलब तुम डिस्ट्रिक्ट की बियॉन्ड जाना चाह रही हो, लेकिन देयर आर लाइक बहुत सारे ऐसे एचआर की कंपनीज हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो कॉम्पिटिटर्स को जानने के लिए और भी चीज़ें स्कैन करने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट को, राइट। सो सुधा को यहाँ पे उसने किस चीज़ का सजेशन दिया, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आंसर बोल दिया है फ्लो में। फॉर्मुलेट पॉलिसी, स्टेप यूजफुल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट स्कैनिंग या इमेज बिल्डिंग, बताओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, बताइए। सुधा को उसने क्या सजेस्ट किया, जल्दी बताओ। आंसर पता चल गया बच्चों को, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं 2 वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल किए जिससे आपको आंसर पता चल जाए। एंड द करेक्ट आंसर इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। मैंने एक बार स्कैन बोल दिया था और एक बार एनवायरनमेंट बोल दिया था एंड में। और वैसे भी आप यहाँ से भी समझ दो, एनवायरनमेंट एनालाइजिंग करनी है तो मतलब क्या कर रहे हो आप, एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो, देख रहे हो आपके लिए कितने अपॉर्चुनिटीज है, देख रहे हो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी कितने सारे हैं, ठीक है। इस पूरे टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ मैंने फर्स्ट चैप्टर में, पढ़ लेना, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ है एक लोगो, ओके। सो यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ ब्रांडिंग डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज। रेड बुल का है ये, ठीक है। लोगो, ब्रांड, टैगलाइन, ब्रांड मार्क, बताइए। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ ब्रांडिंग डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज। इस इमेज में ब्रांडिंग का एक एलिमेंट डिपिक्ट किया गया है, आपको बताना है वो क्या है। इज इट अ लोगो, इज इट अ ब्रांड, इज इट अ टैगलाइन और इज इट अ ब्रांड मार्क, बताओ जल्दी बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज लोगो। एक्चुअली क्या हुआ, थोड़ी देर पहले मैं अपने स्लाइड टीम को बोल रही थी कि लोगो लगा देना, अच्छे से लगाया ना, ये फोटो तो सही है ना, और जैसे ही वो सामने आया मेरे मुंह से लोगो निकल गया। तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा कि आंसर लोगो होने वाला है। एनीवेज चलिए, 8th क्वेश्चन। Varun along with his friends had a brilliant idea to manufacture an air conditioner which will also act as an air purifier. Acha, the idea was new and the market did not have such a successful product. For starting the unit, they were in need of the huge funds. So they decided to approach Shankar, a successful businessman and who is also a venture capitalist. However, Shankar said that he was very busy and if they could pitch their idea within a span of 3 minutes, he was ready to hear it. Which format of business plan will Varun and his friends would have to use? Elevator pitch, a pitch deck with oral narrative, a written presentation for external stakeholders, an internal operational plan. वो मूवी देखी तुम लोगों ने? कौन है उसमें? सोनम कपूर का पापा, ओम जय जगदीश। उसमें जो जगदीश होता है जो सबसे छोटा होता है, वो जब एक कंपनी ज्वाइन करने के लिए जाता है और अपना इंटरव्यू देना चाहता था, तो उसके बॉस ने उसे बोला था मेरे पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट में तुम अपनी बात बोल सकते हो तो मैं तुम्हें हायर कर लूँगा, नहीं बोल सकते, नहीं समझा सकते मुझे 5 मिनट में अपनी बात, तो तुम चले जाना। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे 5 मिनट की जगह 3 मिनट दिए गए। पुरानी मूवीज़ में ऐसे बहुत सारे सीन्स होते थे जहाँ पे बॉस आपको 2-2, 3-3 मिनट देता था बोलने के लिए। आजकल तो बॉस इतने ज़्यादा खड़ूस नहीं होते, इतने ज़्यादा क्रूअल नहीं होते, अच्छा सारा टाइम दे देते हैं। बट देन यहाँ पे ये आपका बॉस नहीं है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो इंसान जो आपके बिजनेस में शायद पैसा लगा सकता है, ठीक है। हिंदी बताओ इसकी। सो वरुण ने एक ऐसा एयर कंडीशनर बनाने के बारे में सोचा है जो वाटर एयर प्योरीफायर का भी काम करता है। आजकल भैया सबको पता है, स्पेशली एरियाज लाइक दिल्ली, वहाँ पे तो एयर प्योरीफायर ज़रूरी ही है, क्योंकि एयर का पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि भैया आप बिना एयर प्योरीफायर के नहीं जी सकते। सो इसने ऐसा एयर कंडीशनर बनाने के बारे में सोचा जिसमें एयर प्योरीफायर भी है, और मार्केट में ऐसा कोई भी सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है। इसने अपने दोस्तों के साथ ये पर्टिकुलर चीज़ सोची है। अब ये एक बंदे के पास गए हैं जो कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है और साथ ही साथ वेंचर कैपिटलिस्ट भी है। जैसे शार्क टैंक्स पे आते थे ना बंदे, वैसे हुआ क्या कि शंकर बहुत ज़्यादा बिजी थे, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो उन्होंने बोला कि 3 मिनट है तुम्हारे पास, अगर 3 मिनट में तुम अपनी बात को अच्छे से मेरे सामने रख पाओ, अपने आइडिया को तुम पिच कर पाओ मेरे सामने, तो आई विल थिंक अबाउट इट। अब आपको पता लगाना है कि जो वरुण है, जो अपने दोस्तों के साथ गया था पैसे लेने के लिए अपने स्टार्टअप के लिए, उसको पर्टिकुलरली कौन से वाली पिच इस्तेमाल करनी पड़ेगी? एलिवेटर पिच, अ पिच डेक विद ओरल नरेटिव, अ रिटन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एंड इंटरनल ऑपरेशनल प्लान। बताइए।
ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ में कवर करने वाली हूँ वेरी सून। एंड द करेक्ट आंसर इज एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब होता है बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात करना, तो बहुत ही अगर कम उसमें ये अपनी बात करेंगे तो एलिवेटर पिच कहलाई जाएगी, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन है, Insights Limited is working on expanding the business. They are exploring various opportunities and strategies for their business growth. They plan to hire a new marketing manager. Satish appeared for an interview for the above position. During the interview, the HR listed down the steps involved in exploring opportunities in an enterprise. In light of the above scenario, arrange the steps in correct order as Satish did it. Evaluating the ideas received from different sources to find a creative solution, identifying a product or service through innovation, opportunity spotting by analyzing the needs and problems that exist in the environment, setting up a project and nurturing it to the success. चलिए बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। हिंदी बताती हूँ मैं इसकी 2 सेकंड बाद, पहले तुम अपना टाइम ले लो, पढ़ लो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं हिंदी बहुत जल्दी बता रही हूँ तो पॉज करके आराम से भी पढ़ सकते हो, ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं है। बस एक काम मत करना, प्रेशर में आके ना आंसर पहले मत देख लेना प्लीज़, ठीक है। तुम्हें टाइम लग रहा है पढ़ने में, अपना टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पॉज करो, कोई तुम्हें नहीं देख रहा है और कोई तुम्हें जज भी नहीं कर रहा है। बट हाँ, तुम अगर जल्दबाजी में कि यार बाकी स्टूडेंट्स ने तो रीड कर लिया होगा, मैं ही पीछे रह गया हूँ, तो कोई बात नहीं, चलो चलते रहने दो वीडियो को और फिर तुम आंसर देख लो, तो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट मतलब इसको सीरियसली टेस्ट के फॉर्मेट में लेना है, ऐसे मानना है कि पेपर हो रहा है तुम्हारा। बस हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, साथ ही साथ रिजल्ट देने के लिए मैं हूँ इस पेपर में, बट देन मतलब तभी बनेगा जब तुम मेरी बात मानोगे। तो टीचर्स की बात मान ही लेनी चाहिए, फ़ायदा हो जाता है। चलो हिंदी बताओ। हिंदी कुछ इस तरह से है, इनसाइट्स लिमिटेड इज वर्किंग ऑन एक्सपैंडिंग द बिजनेस। इनसाइट्स लिमिटेड जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहा है और काम कर रहा है उसके लिए। दे आर एक्सप्लोरिंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रैटेजीज फॉर देयर बिजनेस ग्रोथ। वो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज स्पॉट कर रहे हैं और स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। दे प्लान टू हायर न्यू मार्केटिंग मैनेजर। उन्होंने एक नया मार्केटिंग मैनेजर हायर करने के बारे में प्लान किया है। सतीश अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू फॉर द अबव पोजीशन। सतीश जो है वो इंटरव्यू देने आया है ऊपर वाली जगह के लिए, मतलब मार्केटिंग मैनेजर के लिए। During the interview, the HR listed down the steps involved in exploring opportunities in an environment. इंटरव्यू के टाइम पे HR ने बहुत सारी लिस्टेड डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन एन एनवायरनमेंट। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं जो कि आपको पूरे करने पड़ते हैं अपनी एनवायरनमेंट को वो करने के लिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए एनवायरनमेंट में अपने लिए। इन लाइट ऑफ द अबव सिनेरियो अरेंज द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर एज सतीश डिड। आपको क्या करना है कि ऑर्डर करेक्ट वे में करने हैं। मतलब बेसिकली क्या हुआ, प्रोसेस थी, प्रोसेस में स्टेप्स होते हैं, इन्होंने स्टेप्स ऊपर नीचे लिख दिए। अब आपको पता लगाना है सीक्वेंस क्या होगा स्टेप्स का, तो सही सीक्वेंस आपको फाइंड करना है। 4 स्टेप्स यहाँ पे मेंशन्ड है। फर्स्ट है इवैल्यूएटिंग द आइडियाज रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू फाइंड अ क्रिएटिव सॉल्यूशन, आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट, सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट एंड नर्चरिंग इट टू द सक्सेस। चलो ये वाला चैप्टर 1 से पिक किया गया है, तो ये आपको आना होना चाहिए अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी है। नहीं देखी तो पहले जाके वही देख लो। सो 4 स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको पता लगाना है सही सीक्वेंस क्या होगा। बताओ। Evaluating the ideas received from different sources to find a creative solution। आइडियाज को इवेलुएट करो जो कि डिफरेंट सोर्सेज से आए हैं और क्रिएटिव सोल्यूशन उसका ढूंढो। आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू, जिसकी मतलब थ्रू इनोवेशन से प्रोडक्ट और सर्विस को आइडेंटिफाई करो। अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग बाय एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। अपॉर्चुनिटी स्पॉट करो कैसे नीड्स और प्रॉब्लम्स जो एनवायरनमेंट में हैं उनको स्पॉट करके, एनालाइज करके, और सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट एंड नर्चरिंग इट टू द सक्सेस। मतलब एक प्रोजेक्ट सेट करो और उसको नर्चर करो। क्या लग रहा है क्या होना चाहिए सही सीक्वेंस? देखो सबसे पहले कोई भी इंसान क्या करेगा, लोगों की नीड्स एंड प्रॉब्लम समझेगा, लोगों की नीड्स एंड प्रॉब्लम समझेगा। उसके बाद उस आइडिया को इवेलुएट करेगा, हाउ सक्सेसफुल दैट आइडिया इज, और फिर उस आइडिया को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। मतलब उसका एक बिजनेस खुल गया, अब उस बिजनेस को क्या करेगा, नर्चर करेगा। सो सीक्वेंस क्या हुआ, 3 1 2
एंड देन 4, है ना, यही हुआ ना, 3, 1, 2 एंड 4। चलो आंसर देखते हैं, 3, 1, 2 एंड 4, सेकेंड वाला ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट चैप्टर से था, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं थी। सोसाइटी में हम पहले लोगों की प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनकी नीड समझते हैं, उसके बाद उस आइडिया पे वर्क करना शुरू करते हैं। ये हमारा आइडिया होता है जिस पे हम वर्क करना शुरू करें। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर एक सर्विस बनाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को करेक्ट करने के लिए, सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड देन अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, हम उसे बिजनेस फॉर्मेट में लेके आते हैं और उस बिजनेस को नर्चर करते हैं। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑर्डर। ओके, सीक्वेंस ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इट सेज राघव इज वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड हैज ऑलवेज बीन वर्किंग ऑन इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कैन मेक लिविंग हेल्दी एंड हाइजीनिक. He developed the design of an air conditioner with an inbuilt air purifier as well. Since he did not get any financial support from any bank, he approached Nirvana that is VC, a venture capitalist firm. Though VC liked the idea, but it refused to help Raghav at the seeding stage and asked him to come again if needed during second round financing. Why was seed capital not given by VC when it was ready to fund the second round financing? They did not like the idea, they did not have enough funds for the innovation, they doubt on the potential of the rapid growth, they do not give preference to new businesses. बताइए, सीड कैपिटल का मतलब होता है जो इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड होती है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे जहाँ से वो पनपना शुरू करता है। और सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग होता है मतलब बाद वाली, ठीक है, बट और ज़्यादा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ में, ठीक है। सो राघव बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है। हिंदी बताना शुरू कर रही हूँ मैं, जो अभी भी पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ पॉज कर लीजिए, मैं वैसे भी साइड में हूँ, ठीक है। सो राघव एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है और वो मतलब इनोवेशन में लगा रहता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बनाता रहता है। वो लाइफ को थोड़ा सा हेल्दी और हाइजीनिक बनाना चाहता है लोगों के लिए, तो उसने एक एयर कंडीशनर के बारे में सोचा जो एयर प्योरीफायर भी है। अगेन सेम आइडिया है, जो एसी के अंदर ही एयर प्योरीफायर इनबिल्ट हो जाए। सिंस ही डिड नॉट गेट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम बैंक, क्योंकि उसको बैंक से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, तो वो एक निर्वाणा वेंट करके वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है उनके पास गया। उन लोगों ने बोला कि हमें तुम्हारा आइडिया तो अच्छा लगा, लेकिन अभी सीडिंग स्टेज पे हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, पर हाँ तुम ना सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग के लिए हमारे पास आ सकते हो, तब हम डिसाइड करेंगे हमें देने हैं कि नहीं देने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि उन्होंने सीड फंड्स क्यों नहीं दिए, सीड कैपिटल क्यों नहीं दिया ये बंदे राघव को। पहला कि उनको आइडिया पसंद नहीं आया, दूसरा उनके पास खुद ही पैसे नहीं थे इनोवेशन के लिए, तीसरा उनको डाउट था पोटेंशियल पे, रैपिड ग्रोथ के पोटेंशियल पे उनको डाउट था, या फिर वो प्रेफरेंस नहीं देते न्यू बिजनेसेस को। बताइए, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा लगाओगे आंसर आ जाएगा। बताओ क्या होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज, पहले ही बता दूं, दे डिड नॉट लाइक द आइडिया। अरे यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दो वीसी लाइक द आइडिया, तो ये बात आई कहाँ से? नो, दे डिड नॉट हैव इनफ फंड्स फॉर द इनोवेशन। यार वो वीसी हैं, उनके पास पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, तभी तो वो वीसी हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। दे डू नॉट गिव प्रेफरेंस टू न्यू बिजनेसेस। एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट तो आते ही एग्जिस्टेंस में इसलिए ताकि जो नए आइडियाज आ रहे हैं बिजनेसेस के उनको फंड दे सके हम, तो ये भी गलत। बचा क्या थर्ड, कि उनको रैपिड ग्रोथ के पोटेंशियल पे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए वो अभी नहीं लगाना चाहते हैं पैसे, लेकिन सेकेंड राउंड फाइनेंसिंग में अगर उनको लगता है कि हाँ चल गया बिजनेस उतना, तो वो उस टाइम पे लगाना पसंद करेंगे, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या बोलता है देख लेते हैं। Okay, so it says Kavita has observed that there can be a good market for hand-knitted cotton and woolen trendy garments for small kids up to the age of 3 years. ये थोड़ा टाइम पहले मुझे भी लगा था, लाइक उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे सामने बस यही आता था इंस्टाग्राम पे पूरा टाइम, जो ये होते हैं ना बाहर के लोग होते हैं, ये जो स्वेटर्स पहनते हैं कितनी कलरफुल होती है, कितनी वाइब्रेंट होती हैं, तो मुझे लगा क्यों ना इंडिया में भी ऐसा कुछ ट्रेंड लाया जाए। विद दैट मेरी मॉम, मेरी मासी सब हैंड निटिंग जानते हैं, मुझे ऐसा लगा इन्हीं के साथ मैं ये बिजनेस शुरू कर देती हूँ। वो आइडिया अभी भी मेरे दिमाग में है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया उसका, होपफुली जल्दी हो जाए, ठीक है। सो इसको भी, कविता को भी ऐसा ही लगता है, बट इसको छोटे बच्चों के लिए लगता है। मैं तो लड़कियों के लिए बनाना चाहती थी, बड़ी बड़ी लड़कियाँ होती हैं ना उनके लिए,
She thought of starting a small enterprise for the same. She also ensured that the business will require 10 to 15 trained workers and an investment of rupees 2 lakhs only. This will give 40% annual return on investment. The entrepreneurship concept being stated in the above paragraph is what? Business opportunity, problem identification, environment scanning, या फिर none of the above? बताइए. अच्छा, बीच में ना मैंने एक बार कहीं पे शायद एक वो भी दिया था एग्जाम्पल, ऐसा फ़ैन बनाने की जो कि पानी स्प्रे करता हो बीच बीच में और आपको हवा दे ताकि आप कुकिंग वुकिंग में भी वो कर सके. अभी पिछले दिनों मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक बच्चे का मैसेज आया एक लिंक के साथ कि मैम देखिए जिस आइडिया को आपने मेंशन किया था ये लोग वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर इंडिया में नहीं बन रहा, वो कहीं बाहर बन रहा था. तो सोचिए बाहर वाले मेरे आइडियाज़ को चोरी करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तुम इंडिया वाले क्या कर रहे हो, तुम भी कुछ करो भाई जल्दी से. चलो, कविता बेसिकली कविता ने ऑब्जर्व किया है मार्केट में हैंड निटेड कॉटन्स और वूलन गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है बच्चों में, जो कि स्पेशली 3 साल से छोटे हैं. वाह, उनके पेरेंट्स को है वो क्रेज़ या उन बच्चों को है? शी थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ स्मॉल एंटरप्राइज. उन्होंने सोचा एक स्मॉल एंटरप्राइज खोलती हूँ, 10 से 15 ट्रेंड वर्कर्स को रखती हूँ, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी, 40% एनुअल रिटर्न मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट पे. अब ये जो सोच रही हैं, द एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट बीइंग स्टेटेड इन द अबव पैराग्राफ, ऊपर वाली पैराग्राफ में जो ये सोचाना चल रहा है, ये कौन से कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप के? इज इट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एनवायरमेंट स्कैनिंग या नन ऑफ द अबव? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बताओ. फर्स्ट चैप्टर से ये, और ऐसा लग रहा है आधा मॉक आया ही फर्स्ट चैप्टर से. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी. देखो, एनवायरनमेंट स्कैनिंग तब होती जब ये एक्चुअली एनवायरनमेंट को स्कैन कर रही होती, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही होती. ये अभी मार्केट को देख रही है सिर्फ और सिर्फ ये स्पॉट करने के लिए कि कौन से बिजनेस में से आगे बढ़ना चाहिए. ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो हुआ नहीं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना जिसका ये सोल्यूशन ला रही थी, पर ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी अपने लिए. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर. Vinita, Bhavna, Rani and Nandini are all good friends in the age group of 15 to 17 years of age. हाँ, उतने में ही good friends रहते हैं, उसके बाद सबकी real picture सामने आ जाती है. All of them decided together to start a business venture of making soaps at home using natural ingredients. They decided to name their venture as ONHM, meaning organic and homemade. They spoke about their venture to their parents and asked them if their business could be registered so that it will be easy to divide the profits. Vinita suggested that they should register it as a partnership firm. Can they form a partnership firm? The answer is no, they cannot form a partnership firm since all of them are minors. Yes, they can form a partnership firm. No, since minimum number of the people required to form a partnership is 10. None of the above. चलिए, वैसे जनरेशन मतलब जो आजकल की जनरेशन है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आई है, ऐसा मुझे बोलना चाहिए. क्योंकि जो काम हम लोग हमारे 22-25 साल की उम्र में सोचा करते थे, आजकल के बच्चे वो 15-16 साल में सोच लेते हैं. सोचो ये 15 से 17 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं और ये पार्टनरशिप फॉर्म करने के बारे में सोच रहे हैं. क्यों? क्योंकि दे हैव दिस आइडिया कि उनको बिजनेस शुरू करना है इस पर्टिकुलर चीज़ का. सोचो, और हो रहा है रियल लाइफ में. चलिए, विनीता, भावना, रानी और नंदिनी सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि 15 से 17 उम्र की एज में हैं. उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने सोचा है स्टार्ट करने के बारे में एक वेंचर जो कि सोप्स बनाएगा. ठीक है, सोप्स और कैंडल्स ही बनाती हैं ज़्यादातर, ये मैंने देखा स्मॉल स्केल वाली, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके, और ये नाम रखना चाहती हैं ऑर्गेनिक एंड होममेड. ठीक है, अब ये अपने पेरेंट्स से बात करें कि ये चाह रही हैं कि अपने वेंचर को ये रजिस्टर कर लें सो दैट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं आए. ठीक है, पहले से ही सोच के रखा हुआ है भैया प्रॉफिट के बारे में कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने में लोगों के मन बदल सकते हैं, इसलिए पहले से ही रजिस्टर कर लो ताकि कोई दिक्कत ना जाए. अब पार्टनरशिप का इनको दिमाग में आया है, मतलब जो भी पेरेंट्स से सजेशन लेके एंड ऑल. बट अभी आपसे पूछ रही हैं कि क्या ये बच्चे पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, तो ऑप्शन में पहले लिखा हुआ है नहीं क्योंकि सारे छोटे हैं, माइनर्स हैं. दूसरे में लिखा हुआ है यस बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. और तीसरे में लिखा हुआ है नहीं कर सकते क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के लिए मिनिमम 10 लोग चाहिए रहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव. ये तो तुमने बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर आई गेस पढ़ा होगा, तो भी तुम्हें आता होगा आंसर. जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर. And the correct answer of this question is no, they cannot form a partnership firm since all of them are minors. अगर आपको याद हो तो पार्टनरशिप फर्म में हम माइनर्स को सिर्फ और सिर्फ तभी रखते हैं जब हम उसको प्रॉफिट दे रहे हो, लाइबिलिटी हम उसको कोई भी नहीं देते.
पार्टनरशिप में माइनर्स तभी मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ऐड किए जाते हैं, लाइबिलिटीज के लिए नहीं किए जाते। तो यहाँ तो है ही सारे के सारे माइनर्स, कैसे चला पाएंगे पार्टनरशिप फर्म? सो यस, द करेक्ट आंसर विल बी दिस। सेकंड गलत है। थर्ड, किसने बोला पार्टनरशिप के लिए 10 लोग मिनिमम चाहिए? मैक्सिमम हो सकते हैं कुछ कुछ सिनेरियो में, बैंकिंग के सिनेरियो, लेकिन मिनिमम नहीं, मिनिमम 2 चाहिए पार्टनरशिप के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ऑलवेज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, ग्रोथ, रिवैल्यूएशन, री-इवैल्यूएशन एक्चुअली, और मर्जर, नन ऑफ द अबव। क्या चीज एसेंशियल होती है बिजनेस कंसर्न के एग्जिस्टेंस के लिए? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रोथ। कोई भी बिजनेस जब मतलब एग्जिस्टेंस में आता है तो उसका यही होता है कि मुझे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। तुम 2 रुपए कमाते हो, तुम्हें 4 रुपए कमाने होते हैं, 4 रुपए कमाते हो तुम्हें 6 रुपए कमाने होते हैं, 6 रुपए कमाते हो तुम्हें 10 रुपए कमाने होते हैं। होता है ना ऐसा, मतलब चाहे हम जितना मर्जी कर ले। जैसे मान लो मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने जब सोचा कि मेरे को कमाना शुरू करना है तो इनिशियली मुझे ये था कि जैसे इंटर्नशिप में मुझे 3000 रुपये मिलते थे, आई वाज सेटिस्फाइड विद दैट। मुझे ऐसा लगता था यार 3000 रुपये मिल रहे हैं, चलो पहले तो कुछ भी नहीं मिलता था। फिर थोड़ा टाइम जब मैंने काम किया, इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट की, तो मुझे लगा थोड़ा और मिलना चाहिए, 5, 10, 15, 20, 30। मुझे ऐसा लगता था 30 मिलेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेकिन जब 30 मिलना शुरू हुआ तो मुझे लगा नहीं यार थोड़ा और चाहिए। फिर मुझे लगा 50 मिलेंगे तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मेरी महत्वाकांक्षाएं उससे ज़्यादा नहीं है। 50 मिलना शुरू हुआ, फिर लगा नहीं ये कम है। तो हमारी ना जो ये आई डोंट नो व्हाट आई शुड से, बट हमारी जो ये एक्सपेक्टेशन होती है ना अपनी सैलरी को लेके, अपनी आय को, इनकम को लेके, ये कभी ख़त्म नहीं होती, और बढ़ती जाती है। जितना मिले उतना कम ही लगता है। जैसे अंबानी है, अब भाई अंबानी भाई साहब को किस बात की जरूरत है? इतना पैसा है उनके पास, उनका पूरा खानदान बैठ के खा सकता है, वो पता नहीं सालों साल उनके मतलब आगे की जनरेशन बैठ के खा सकते हैं, बट स्टिल दे आर स्टिल वर्किंग, स्टिल गेटिंग मोर एंड मोर मनी। क्यों? क्योंकि इच्छा कभी खत्म नहीं होती। एशिया का सबसे बड़ा इंसान बनना है, सबसे पैसे वाला इंसान बनना है, एशिया का बन गए तो वर्ल्ड का पूरा बनना है। तो ऐसे कुछ ना कुछ कंपटीशन चलता ही रहता है, और हम हमेशा अपने से आगे वालों को देखते तो हमें लगता है ये ऐसा कर रहा है, हमें भी ये करना है। फिर वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर हम उसके आगे कुछ देखेंगे, हमें लगेगा ये ऐसा कर रहा है तो हम वैसा करना चाहते हैं, फिर उसके आगे देखेंगे। तो कभी ये रेस खत्म नहीं होती है लाइफ की। सेम चीज़ है, ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम कभी भी किसी भी लेवल पे सोच के ये नहीं सोचते कि यार हाँ बस अब हमारा बिजनेस इस लेवल पे चलता रहेगा तो विल बी हैप्पी। नहीं, हम और करने के बारे में सोचेंगे। चलो नेक्स्ट है, सोशल बिहेवियर इज रिलेटेड टू व्हाट? फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्लिगेशन, प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स, इग्नोरेंस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्टली बुक से उठाया गया। तो अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा। पहले एक बार मुझे ये भी बताना फटाफट कमेंट सेक्शन में कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की कोई बुक पढ़ी है क्या? अगर पढ़ी है तो कौन सी बुक पढ़ी है, मुझे एक बार लिंक बताओ अगर ऑनलाइन अवेलेबल है वो बुक तो। ठीक है, वैसे लिंक को शायद ब्लॉक कर देते हैं। जस्ट मेंशन द नेम कि कौन सी बुक पढ़ रहे हो तुम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। ठीक है, चलिए, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे सोशल बिहेवियर के पार्ट हैं, एस्पेक्ट है। The duration between buying the raw materials and receiving the cash from the customer is known as what? Business cycle, operating cycle, cash flow cycle, none of the above. यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। The duration between buying the raw materials खरीद के आना और कस्टमर से कैश कलेक्ट करना। रॉ मटेरियल खरीद के आना, उस पर प्रोसेसिंग करोगे, फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे, फिनिश प्रोडक्ट को बेचोगे, मार्केट में बेचोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे बदले में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी होती है उसके बारे में बात की गई है। द ड्यूरेशन बिटवीन बाइंग द रॉ मटेरियल्स एंड रिसीविंग द कैश फ्रॉम द कस्टमर इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते हैं इस ड्यूरेशन को? इज इट कॉल्ड बिजनेस साइकिल, इज इट कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, कैश फ्लो साइकिल, या नन ऑफ द अबव? बताओ जल्दी से। And the correct answer is operating cycle. कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, कैश फ्लो साइकिल नहीं बोलते, कैश कन्वर्जन साइकिल, तो उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, चलो 16th क्वेश्चन है, एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू फैमिलराइज पब्लिक विद प्रोडक्ट नेम एंड मेक बिजनेस, ऑफर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अट्रैक्ट कस्टमर्स टू फाइंड आउट मोर अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ द अबव। बताइए। एम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू, क्या होता है एडवर्टाइजिंग का एम?
4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पब्लिक को फैमिलराइज करना प्रोडक्ट के नाम के साथ और बिजनेस बनाना, और ऑफर करना स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अट्रैक्ट करना कस्टमर्स को प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके। जो ऐड देखते हो आप अपने टीवी पे बीच बीच में जो आती रहती हैं, आजकल तो OTT पे भी आने लग गई है, मतलब इतनी ज़्यादा आती हैं, स्पेशली उसकी एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोटॉक ऐसे करके कुछ है। चलो बताओ बताओ भाई, ये जो एड्स तुम देखते हो उससे तुम्हें क्या क्या पता चलता है, क्या एम होता है उन एड्स का बेसिकली? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे आपको फैमिलराइज भी करना होता है कि भैया फैमिलियर बना दो बंदे को कि ये प्रोडक्ट और ये सर्विसेज अवेलेबल है मार्केट में। आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर भी करनी होती है, एंड साथ ही साथ आपको अट्रैक्ट भी करना होता है। वो जो इतने वो दिखाते हैं, जैसे डीओ वाली एड में एक बंदा दिखाते हैं, वो जैसे ही डीओ लगाता है सारी लड़कियाँ उसकी तरफ आ रही होती हैं। हाउ अनएथिकल दैट इज़। बट ये लोग जो लड़के ऐसा सोचते हैं, उनके दिमाग में ये करने के लिए कि भैया तुम भी खरीदो ये वाला, और वो फट से जाके खरीदते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं उस प्रोडक्ट से कि भैया शायद हमारे साथ भी ऐसा हो जाए, राइट? तो बस यही चीज़ है कि सारी मंशाएं होती हैं एडवर्टीजमेंट की, ये सारे इंटेंशंस होती हैं, एम्स होती हैं जो पूरा करना चाहते हैं। तो ऑल ऑफ द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन है, Nishta, a professionally qualified entrepreneur, decided to start Kids Furniture, a website of designer furniture. It was relatively an untried area involving high risk. She lacked the necessary funds and experience to give shape to her idea. She knew that if she failed to get investment from public, her idea would die down before it is tried. So she made a detailed business plan and presented her idea to FIFA Finance Limited, a company run by a group of professional investors. They were impressed by her business plan and decided to fund her startup in exchange for an equity stake in the business. The source of finance used by Nishta is angel investor, venture capitalist, both A and B, neither A nor B. बताओ जल्दी बताओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? निष्ठा एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर है। उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा है, किड्स फर्नीचर का, ठीक है, डिज़ाइनर फर्नीचर बनाना चाहती है, और उसको लगता है ये एरिया थोड़ा सा अनट्राइड एरिया है, बट इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। शी लैक द नेसेसरी फंड्स, उसके पास ऑब्वियसली फंड्स की कमी है और एक्सपीरियंस भी नहीं है अपने आइडिया को शेप देने के लिए। शी न्यू दैट इफ शी फेल टू गेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक, हर आइडिया वुड डाई डाउन बिफोर इट इज ट्राइड। उसको पता है अगर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली पब्लिक से तो उसका आइडिया वहीं पे मर जाएगा, उससे पहले कि वो उसे ट्राई करे। सो शी मेड अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान एंड प्रेजेंटेड हर आइडिया टू फीफा फाइनेंस लिमिटेड। सो इसने डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाया है और प्रेजेंट किया अपना आइडिया फीफा फाइनेंस लिमिटेड को, अ कंपनी दैट इज रन बाय प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। दे वर इम्प्रेस्ड बाय हर बिजनेस प्लान, वो बहुत इम्प्रेस थे उसके बिजनेस प्लान से, और उन्होंने डिसाइड किया स्टार्टअप फंड करने के लिए इन एक्सचेंज फॉर एन इक्विटी स्टेक इन द बिजनेस, बट बदले में वो इक्विटी स्टेक चाहते हैं बिजनेस में। द सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज बाय निष्ठा इज, यहाँ पे निष्ठा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज कर रही है वो कौन सा है? एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज वेंचर कैपिटलिस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फीफा फाइनेंस लिमिटेड एक कंपनी है, वेंचर कैपिटलिस्ट एक इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है, जबकि एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है, ठीक है। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए ना एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, डिफरेंस बिटवीन अ वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एन एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, तो वो देख लेना, यू विल गेट टू नो। Okay, question 18th है, Hina was manufacturing beauty products and was always on a lookout to improvise her products. She used social media and online surveys to understand the latest trend in customer needs and overall in cosmetic industry. Through the surveys, she understood that the customers prefer natural ingredients like multani mitti or neem in place of chemicals in the beauty products. Responding to the customers' needs, she developed multani mitti cum neem face pack in an attractive package. It was highly priced as she knew that the customers will be ready to pay the price for the quality. Her face pack was an instant success. Identify the way in which Hina spotted this trend. Read trend, talk trend, think trend, none of the above. ये ट्रेंड्स पढ़े हैं ना, सारे पढ़ाए थे मैंने, बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी देख लो, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा समय दे रही हूं पढ़ने के लिए। जल्दी पढ़ो और बताओ क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। हिंदी में बताऊं तो इट सेज
हीना वॉज मैन्युफैक्चरिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हीना ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही थी और वो हमेशा इम्प्रोवाइज करती रहती थी अपने प्रोडक्ट्स को, कुछ ना कुछ चेंजेस लाती रहती थी। वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती थी और ऑनलाइन सर्विस भी डालती थी ताकि वो कस्टमर्स की नीड्स को समझ पाए, ठीक है, और ओवरऑल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को भी। सर्विस से उसको समझ में आया कि लोगों को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत पसंद है, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी या फिर नीम, और केमिकल्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, आजकल हो गया है। बीच में एक ट्रेंड आया था जब केमिकल वाले प्रोडक्ट्स ही सब लोग यूज़ करते थे, बट देन उसके बाद उन्होंने उसके इल इफेक्ट्स भी देखे एंड दे अंडरस्टूड कि नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर हम लगाएंगे तो इट विल बी मोर बेटर, राइट। सो आजकल मतलब सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना शुरू हो गया कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। और उन्हें मतलब जो ये लड़की है हीना, इसने एक पैक बनाया है जिसका नाम है मुल्तानी मिट्टी कम नीम फेस पैक, और इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स उसने ऑर्गेनिक ही रखे हैं। तो एज लाइक उसने उसका ना प्राइस बहुत हाई रखा था, क्योंकि ऐसा मानना है मेरा भी शायद कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स का अगर तुम प्राइस हाई रखते हो ना तो सामने वाले को लगता है हाँ यार ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा, इसमें कोई मिलावट नहीं होगा, तो हम फट से खरीद लेते हैं इस चीज़ को। ऐसा पता नहीं क्यों लोगों को लगता है, बट समटाइम्स होता भी है, बट ठीक है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। तो इसने बहुत प्राइजेस हाई रखे, ठीक है, और इसको पता था कि अगर लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो वो हाई प्राइसेस भी पे करने के लिए मतलब तैयार होंगे, और ऐसा ही हुआ। इसका मानना बिल्कुल सही हुआ, लोग बाग बिल्कुल तैयार थे इसके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा उसका ये पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पे बताना है कि हीना ने कौन से वाला ट्रेंड था जो स्पॉट किया था, रीड ट्रेंड, टॉक ट्रेंड, थिंक ट्रेंड, नन ऑफ द अबव, बताओ। एंड द करेक्ट आंसर इज थिंक ट्रेंड। कैसे? देखो, इसने पहले ये देखा ऑनलाइन की क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद है, ऑनलाइन सर्विस वगैरह किए, और फिर एक कनेक्शन बिठाया। उसके लिए उसे सोचना पड़ा ना, तो सारी चीज़ें करके, लोगों से बात करके, रीड करके, उसने बीच में अपना दिमाग लगा के थिंक किया और एक पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में लाया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा थिंक ट्रेंड का इस्तेमाल किया मैडम ने। 19th क्वेश्चन, अगेन बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, क्या बोलता है पढ़ लेते हैं। Okay, so it says SPS Limited is planning to expand their business and they have decided to merge with ARX Limited. After the merger is completed and all the formalities have been performed, SPS Limited will need some additional funds to expand and meet the manufacturing cost. In order to meet the need for these additional funds, the management has decided to offer its securities to their existing shareholders on a pro rata basis. Keeping in mind the above step taken by the management, this step of raising funds with the shareholder is known as what? पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर टू एम्प्लॉयज, राइट्स इशू। अब ये तो बहुत सिंपल है, तो तुमने बिजनेस स्टडीज में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो ये तो सारे स्टूडेंट से सही आंसर आना चाहिए। बताओ, हिंदी अगर बताऊं इस पर्टिकुलर केस स्टडी की, तो ये बोलते हैं कि एसपीएस लिमिटेड जो है वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहा है, जिसके लिए मर्ज करना चाहता है इसे एआरएक्स से, ठीक है। और अल्टीमेटली ये है कि इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और फंड्स की रिक्वायरमेंट ये ऐसे पूरी कर रहे हैं कि नए सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रो राटा बेसिस पे ये दे देंगे। तो अब आपको बताना है कि फंडिंग के लिए इन्होंने कौन से वाले तरीके को अपनाया है, पब्लिक इशू को, प्राइवेट प्लेसमेंट को, ऑफर टू एम्प्लॉयज को, या फिर राइट्स इशू को, बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज राइट्स इशू। जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पैसा मतलब शेयर्स दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो राइट्स इशू होता है। मतलब उन शेयर होल्डर का राइट बनता था सबसे पहले उन शेयर्स पे, तो हमने उन्हीं को ऑफर कर दिया, एंड दैट्स व्हाई ये नाम आ गया राइट्स इशू, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 20. इट सेज मनी नीडेड टू फंड द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज रियल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताइए, मनी नीडेड टू फंड द नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज व्हाट? जल्दी बताओ। जो मनी हमें डे टू डे बिजनेस के लिए चाहिए होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रियल कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल। एंड द करेक्ट आंसर इज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलिए, इसमें तो कुछ समझाने लायक नहीं था, राइट। 21st question. It says Anjali, who is doing graduation from Delhi University, has got an idea to make a safety gadget for college going girls which will give alert message to the registered numbers as well as nearest police stations if the wearer is in any kind of danger.
To execute her idea, she requires finance. She convinced one of her teachers who has the knowledge of making such gadgets to provide her finance for feasibility studies. Identify the source of funding used by Anjali. Angel investor, venture capitalist, either A or B, neither A nor B. बताइए. थोड़ा सा इंटेंस क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कीजिए और पता लगाइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. हिंदी बताओ. सो अंजलि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कर रही है और ये एक ऐसा सेफ्टी गैजेट बनाने के बारे में सोच रही है जो कि गर्ल्स अगर पहनेंगे और अगर वो डेंजर में होंगी तो उनके आसपास जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां पे मैसेज चला जाएगा जिसकी वजह से वो बच सकती है. ठीक है. अब इसके लिए उसे फाइनेंस की आवश्यकता है तो उन्होंने अपने स्कूल मतलब अपने टीचर्स को, डीयू के ही किसी टीचर को उस गैजेट के बारे में बताया जो कि उसे फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए शायद तैयार हो गई है. कन्विंस हर, यस, कन्विंस कर दिया है. फिजिबिलिटी स्टडीज मतलब बेसिकली जो टीचर है वो फाइनेंस करने के लिए तैयार हो गई है. आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फंडिंग यूज्ड बाय अंजलि. यहाँ पे अंजलि ने किस तरह का सोर्स इस्तेमाल किया है. एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ईदर ए और बी या नीदर ए नॉर बी. थोड़ा ध्यान से समझना. टीचर है अंजलि की, उसको उसने कन्विंस किया है पैसे लेने के लिए. एंड द करेक्ट आंसर विल बी एंजल इन्वेस्टर्स. क्यों? क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट ये लोग वो होते हैं जो यूजुअली सीडिंग फूड मतलब कैपिटल तो देते नहीं है. ठीक है. दूसरा ये होता है कि ये फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं जबकि इंडिविजुअल लेवल पे जो काम करता है होता है एंजल इन्वेस्टर. सो राइट आंसर विल बी एंजल इन्वेस्टर एज अंजलि ने अपने मतलब डीयू के टीचर को ही बोला है. 22nd question. Which plan describes the proposed venture's form of ownership? Financial, organizational, marketing, operational. बताइए कौन सा वाला प्लान डिस्क्राइब करता है proposed venture फॉर्म ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप का मतलब वेंचर जो होता है, नया वेंचर जो हम शुरू करने वाले हैं उसकी जो ऑनरशिप के बारे में वो है वो कौन से वाला प्लान डिस्क्राइब करता है. नंबर ऑफ प्लान्स आर देयर, वो भी हम पढ़ेंगे, हमने वो वाला चैप्टर भी पढ़ा नहीं है. फाइनेंशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केटिंग, ऑपरेशनल. अगर आप लोग अपनी बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपने पढ़ा होगा, प्रीटी श्योर. चलिए बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल प्लान. अगेन ये ना आपको तब समझ में आएगा जब मैं सारे प्लान एक साथ बताऊंगी, तो इसे अभी के लिए थोड़ा सा स्किप कर मतलब थोड़ा सा होल्ड पे रख देते हैं. 23rd क्वेश्चन है. डैश मर्जर इज अ बिजनेस कंसोलिडेशन दैट अकर्स बिटवीन फर्म्स विच ऑपरेट इन द सेम स्पेस. जो सेम स्पेस पे काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, उनके बीच में जो मर्जर होता है वो किस प्रकार का मर्जर कहलाया जाता है. इज इट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मर्जर या वर्टिकल या बोथ ए एंड बी या नन. बताइए. एंड द करेक्ट आंसर इज हॉरिजॉन्टल. देखिए वर्टिकल तब होगा जब ऊपर नीचे वाली चीज होगी. वर्टिकल क्या होता है, ये चीज होती है. ये चीज क्या कहलाई जाती है, हॉरिजॉन्टल कहलाई जाती है. अब सेम स्पेस पे काम कर रहे हैं, सेम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऐसे में दोनों सेम लेवल पे आएंगे. अब इनके बीच में मर्जर होगा तो वो कौन सा कहलाया जाएगा, हॉरिजॉन्टल. कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था. चलिए 24th question है. In this stage, the entrepreneur comes out with a viable plan to give practical shape by arranging funds, raw materials, policy making, etc. One of the following identify the stage of creative process discussed above. Incubation, innovation, elimination, none of the above. ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में. जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर. बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. इस स्टेज में एंटरप्रेन्योर कम्स आउट विद अ वायबल प्लान. एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक वायबल प्लान के साथ आता है टू गिव प्रैक्टिकल शेप बाय अरेंजिंग फंड्स. अपने जो भी दिमाग में आइडिया था उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए इसमें ये क्या क्या करता है, अरेंज करता है फंड्स को, रॉ मटेरियल्स को, पॉलिसी मेकिंग एक्सेट्रा को. आउट ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द स्टेज. अब आपको बताना है क्रिएटिव प्रोसेस का कौन से वाला स्टेज है. ये अपने दिमाग वाले आइडिया को वो स्वरूप दे रहा है, मतलब प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है. बताओ कौन सा वाला पार्ट है. इंक्यूबेशन, इनोवेशन, एलिमिनेशन, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज एलिमिनेशन. ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, नहीं देखी है वीडियो तो देखनी है जाके. 25th क्वेश्चन. इसके बाद आधा मतलब हमारा आधा मॉक खत्म हो गया है, इसके बाद 25 क्वेश्चन और आएंगे. Dash gives the creator the original work exclusive rights to it, usually for a limited time. Patents, industrial design, copyright, none of the above. Dash gives the creator original work exclusive right
मतलब ये बेसिकली क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट देती है ओरिजिनल वर्क पे। क्या चीज़ है ये? पेटेंट्स है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, कॉपीराइट है, नन ऑफ द अबव है। जैसे मैंने कोई गाना गाया है या गाना का लिरिक्स लिखा है या फिर मैंने कोई बुक लिखी है, उस पर एक्सक्लूसिव राइट्स मुझे मिल रहे हैं, तो ये मुझे किस चीज़ से मिलेंगे? कौन सी वाली चीज़ से मिलेंगे? पेटेंट से, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से, कॉपीराइट से, किससे? एंड द करेक्ट आंसर इज कॉपीराइट से। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था जिसकी वजह से आपको काइंड ऑफ हिंट मिल जाना चाहिए था, ठीक है। और ये हमने पढ़ा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाले चैप्टर में, बिजनेस स्टडीज में, तो पता होगा आपको ये। 26th क्वेश्चन, डैश मार्केट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ऑफ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। डैश मार्केट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ऑफ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी। मिडलमैन्स की बात हो रही है, बताइए कौन से वाला मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फाइनेंशियल, कैपिटल, मनी और नन ऑफ द अबव। मिडलमैन का रोल ज़्यादा कहाँ आता है? कहाँ उसके लिए वाइटल वो होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में मिडलमैन का रोल ज़्यादा होता है, मनी मार्केट में इतना नहीं होता क्योंकि मनी मार्केट में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है। 27th question, Trilochan, an entrepreneur, wants to start an industry to manufacture a scooter. Pavan Putra in rural area of Rajasthan where very less employment opportunities are available. He wants to fix a very low and reasonable price for this scooter as compared to his competitors so that lower income group people can afford to buy this. For this, he thought to prepare dash business plan with the objective of picturizing ahead every step in a long series of separate operations. Each step to be taken in the right place in the right degree and at the right place, and each operation to be done at the maximum efficiency. Production, organizational, human resource, marketing. बताइए कौन से वाला बिजनेस प्लान बनेगा यहाँ पे? बताइए कौन से वाला बिजनेस प्लान बनेगा? थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है इसलिए आपको समय दिया जा रहा है, मैं फ्रेम से बाहर हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बताऊं हिंदी। ओके, सो त्रिलोचन एक एंटरप्रेन्योर है हु वांट्स टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर स्कूटर। ये स्कूटर बनाना चाहते हैं जिसका नाम ये रखेंगे पवन पुत्र। मेरे भाई का नाम भी पवन है। इन रूरल एरिया ऑफ राजस्थान में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अच्छा, बहुत अच्छा सोचा इन्होंने, गांव के पास ये मतलब राजस्थान में एक ऐसे एरिया में ये अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट अपॉर्चुनिटीज़ कम है ताकि इनको आराम से लेबर मिल जाए और लेबर को काम मिल जाए, ठीक है। He wants to fix a very low and reasonable price for his scooter. ये अपने स्कूटर का बहुत ही कम प्राइस रखना चाहते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, ताकि ये लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट कर सके और लोअर इनकम ग्रुप अफोर्ड भी कर सके इनके प्रोडक्ट को। फॉर दिस ही थॉट टू प्रिपेयर, इसके लिए इन्होंने प्रिपेयर करने के बारे में सोचा कौन से वाला बिजनेस प्लान विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पिक्चराइजिंग अहेड एवरी स्टेप इन अ लॉन्ग सीरीज ऑफ सेपरेट ऑपरेशंस, ईच स्टेप टू बी टेकन इन द राइट प्लेस इन द राइट, ताकि ये सारे स्टेप्स ढंग से ले सके और सारे स्टेप्स राइट प्लेस पे ले सके, राइट टाइम पे, राइट डिग्री पे, राइट ऑपरेशंस के साथ, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सके। प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग। बताओ। And the correct answer is production. पूरी बात किसके बारे में हो रही है? सोचो ना, स्कूटर मैन्युफैक्चर करना है, प्लांट बनाना है, प्लांट में ऐसी होनी चाहिए चीज़ें, सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलनी चाहिए, तो पूरा का पूरा बात यहाँ प्रोडक्शन के बारे में हो रहा है। सो प्रोडक्शन प्लान बनेगा यहाँ पे। 28th question, Shruti and Reema were discussing to open a restaurant of McDonald's. Reema informed Shruti that they would need the franchisee of McDonald's in order to open the restaurant, but Shruti denied and said that it is an MNC and do not require the franchisee. What Reema said is true, what Reema said is false, what Shruti said is true, what Shruti said is false. बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा आपका राइट आंसर। श्रुति और रीमा दोनों दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों जैसे अक्सर दोस्त बैठ के बातें करते हैं, कुछ कुछ प्लान्स बनाते हैं कि हम ये खरीदेंगे, ये करेंगे। इन्होंने भी बोला मैकडॉनल्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो श्रुति ने बोला नहीं, ये है रीमा और ये है श्रुति। रीमा इन्फॉर्म श्रुति दैट दे वुड नीड द फ्रेंचाइजी। रीमा ने बोला फ्रेंचाइजी लगेगी। श्रुति बोलती है नहीं नहीं, एमएनसी है, कोई फ्रेंचाइजी नहीं लगेगी। अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। What Reema said is true, what Reema said is false, what Shruti said is true, what Shruti said is false. वैसे तो देखा जाए तो आंसर इसके ना एक से ज्यादा बनते हैं। पहले तो सही आंसर बता दो तुम, कौन यहाँ पे सही बोल रहा है। रीमा बोल रही है कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, जबकि श्रुति बोल रही है नहीं नहीं वो तो एमएनसी है, फ्रेंचाइजी लेने की कोई जरूरत नहीं है।
एंड द करेक्ट आंसर इज रीमा सही बोल रही है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स एक्चुअली फ्रेंचाइजी बांटता है और उसी के थ्रू आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं मैकडोनल्ड्स का, अगर आपको करना होता है. बट देन अगर ये चीज़ देखी जाए कि व्हाट रीमा सेड वाज ट्रू, तो अल्टीमेटली व्हाट श्रुति सेड वाज फॉल्स, है ना भाई. अगर एक बंदा सही बोल रहा है, एक बंदा सच बोल रहा है, तो दूसरा बंदा जो अपोजिट है उसके, वो क्या बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है. तो आंसर तो कायदे से ये भी ठीक था. पर ठीक है, हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट की तरफ जाएंगे और ज़्यादा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा आंसर वो टिक करेंगे. ठीक है, समझ रहे हो ना बात यहाँ पे. बस चलो 29th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. चलो देख लो इसको जल्दी से. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34. प्रिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. जैसे प्रिया joined a publication company that publishes a monthly magazine Lifestyle. It covers articles related to fitness, clothing, gadgets, cooking, etc. Priya had joined the clothing division of the magazine. Her divisional head explained her the nature of work of the division. She also informed Priya that in addition to visits to local mall, she would have to attend power lunches on the first Monday of every month. Out of the following, identify the way of spotting trend the divisional head is talking about. Talk trend, read trend, watch trend, think trend. बताइए कौन सा ट्रेंड है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ कौन सा ट्रेंड है. पावर लंचेस समझते हैं. आजकल रेस्टोरेंट्स ने अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब मुझे नहीं समझ में आया ये क्यों किया है, बट शायद क्योंकि मैक्सिमम लोग डिनर्स के लिए बाहर जाते हैं. बहुत कम इंडियन जनता मैंने देखा था, पहले जो ट्रेंड हुआ करता था लंच के लिए बाहर जाते थे. जैसे आप भी सोचें, घर में मतलब हमारे कोई भी वो होता है, जैसे किसी का बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुई, तो हम लोग यूजुअली डिनर प्लान करते हैं फैमिली के साथ, राइट. तो लंच में मुझे ऐसा लगता है कि होटल्स मतलब रेस्टोरेंट्स खाली पड़े रहते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पावर लंच का कॉन्सेप्ट ले आए. अब जैसे अभी हम पिछले संडे को ही पावर लंच पे गए थे, तो उसमें देयर वाज दिस थिंग कि हर एक इंडिविजुअल मेंबर जो भी आएगा उसको एक स्टार्टर मिलेगा, एक ड्रिंक मिलेगी, लंच के लिए एक प्रॉपर मतलब मील मिलेगा, उसके बाद एक डेजर्ट मिलेगी. तो 4 चीज़ें थी उसमें जो इंडिविजुअली आप लोगों को मिलेंगी. और ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था. मतलब हम अच्छी जगह गए थे जहाँ पे यूजुअली अगर हम नॉर्मली खाते अला खाते वे में तो हमें 5-6 हज़ार का बिल बनता, लेकिन हम 5 लोग थे और 2,500 या 3,000 में हमारा काम हो गया था. 550-600 के करीब पर पर्सन हमारा चार्ज की लिया गया था, और उतने में उतनी सारी डिशेस हमें मिल गई थी आराम से खाने के लिए. इसे बोलते हैं पावर लंच. मतलब अट्रैक्टिव ऑप्शंस देना आपको एक टाइम ड्यूरेशन की उसमें, मतलब वो टाइम फिक्स्ड रहता है कि आपको इतने से इतने आवर में आना है और पहले बुकिंग करवानी रहती है. तो वही पावर लंच पे इस बंदी को जाने के लिए बोला गया था. ठीक है, और मेरे को तो यही कॉन्सेप्ट समझ में आती है कि होटल्स अपना रेस्ट मतलब लंच टाइम थोड़ा ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने किया. बाकी अगर आपको कुछ और ऑप्शंस पता हो तो मुझे बताना ज़रा, मैं भी देखूँ क्यों किया गया ऐसा. So Priya joined a publication company that publishes a monthly magazine Lifestyle. प्रिया ने एक publication company ज्वाइन की है जो कि monthly magazine इशू करती है जिसका नाम है Lifestyle. ये कवर करती है आर्टिकल्स फिटनेस से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड. प्रिया हैड जॉइंड द क्लोथिंग डिवीजन ऑफ द मैगजीन. प्रिया ने क्लोथिंग डिवीजन ज्वाइन किया है मैगजीन का. उसका डिविजनल हेड जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है उसे नेचर ऑफ वर्क ऑफ द डिवीजन, मतलब काम किस तरह का रहेगा. शी ऑल्सो इन्फॉर्म प्रिया दैट इन एडिशन टू विजिट टू लोकल मॉल, उसको मतलब उसने मतलब जो एक्सप्लेन करने वाला है उसने प्रिया को बताया कि आपको मतलब जो लोकली हमारे मॉल्स अवेलेबल हैं वहाँ पे भी जाना पड़ेगा देखने के लिए सब कुछ. एंड साथ ही साथ हर मंडे को पावर लंच भी अटेंड करना पड़ेगा. आउट ऑफ द फॉलोइंग, चारों में से आपको क्या लगता है कि प्रिया को कौन से वाला स्पॉट ट्रेंड करने के लिए बोला गया है? टॉक ट्रेंड, रीड ट्रेंड, वॉच ट्रेंड, थिंक ट्रेंड. बताइए. मॉल में जाना है, पावर लंचेस अटेंड करने हैं ताकि वो ये देख सके कि लोग बाग क्या पहन के आ रहे हैं वहाँ पे, कैसा सब कुछ है. बताओ. एंड द करेक्ट आंसर इज वॉच ट्रेंड. लोकल मार्केट में मॉल्स में जाएगी, वहाँ पे नोटिस करेगी सबको, सारी शॉप्स देखेगी, वहाँ के बाहर मतलब उन्होंने कौन कौन से डमी पे कौन कौन से कपड़े लगाए हुए हैं, तो ये देखना हुआ ना सारा. तो इसलिए वॉच ट्रेंड, देख के हम ट्रेंड का पता लगा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन. प्रियल compromised a music piece for a
sorry, compromise नहीं, composed the music piece for a song and the lyrics were written by him. Okay, प्रियम एक लड़का है, him लिखा हुआ है because he wishes to legally protect his creation, he can get a dash for lyrics and music piece. Okay, एक बार फिर से रीड कर देती हूँ. प्रियम नाम है. Priyam composed a music piece for a song and the lyrics were written by him. He wishes to legally protect his creation. He can get a dash for the lyrics and music piece. Copyright, patent, trademark, logo. बताओ. प्रियम को मैंने प्रियल बना दिया, कॉम्प्रोमाइज करा दिया. एनीवेज, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर. इन्होंने एक गाना लिखा है जिसकी लिरिक्स इन्होंने खुद ही लिखी हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे बताओ. कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, लोगो. एंड द करेक्ट आंसर इज कॉपीराइट. ये थोड़ी देर पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था. चलिए, मैच द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद देयर फीचर्स. इधर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, इधर फीचर्स लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है. जल्दी बता तो क्या होगा. पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर, जॉइंट स्टॉक कंपनी. इधर लिखा है आर्टिफिशियल पर्सन, सोल बेनिफिशियरी, म्यूचुअल एजेंसी. सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था 11th क्लास के बिजनेस स्टडीज में हमने. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जल्दी बताओ क्या होगा राइट आंसर. सेकेंड चैप्टर था शायद वो. क्या होगा राइट आंसर बताइए. देखो, सोल ट्रेडर, सोल बेनिफिशियरी, पार्टनरशिप, म्यूचुअल एजेंसी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, आर्टिफिशियल पर्सन. तो क्या बना सीक्वेंस. 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1 कौन से ऑप्शन में है. इसमें है. तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा देर लगने वाली नहीं थी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. इट सेज डैश मीन्स एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेकिंग ओवर वन और मोर कंपनी. अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, बोथ ए एंड बी, नन. डैश मीन्स एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेकिंग ओवर वन और मोर कंपनी. एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे को टेक ओवर कर रही है. ध्यान दीजिएगा, टेक ओवर हो रहा है, टेकिंग ओवर वन और मोर कंपनी, टेक ओवर हो रहा है. यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर. And the correct answer of this question is absorption. Amalgamation में तो साथ आते हैं, बट यहाँ पे टेक ओवर हो रहा है, तो अपने अंदर ले रही है वो दूसरे को, तो that will be absorbing the other company. So absorption will be the right answer. चलिए 38th question. Dash are required directly or indirectly to make a sale of the end product and may also represent different stages in the process of getting the final product. Inventory, EOQ, both A and B, none of the above. Dash are required directly or indirectly to make a sale of the end product and may also represent different stages in the process of getting the final product. बताओ क्या होगा correct answer. And the correct answer is inventory. Again ये वाली concept थोड़ी सी ना, मतलब ये और इसके formulas वगैरह थोड़े से क्या है टेक्निकल है, वो मैं आपको चैप्टर में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके चलिए 39th क्वेश्चन है. Alan has observed the market in his area and noticed that there is a scope for toys for small children. Fox नहीं है, for है. The number of toy shops for such children was very less in this area. He thought of starting a small enterprise for the same. He also ensured that the business will require 1 to 2 boys in the shop as helpers and an investment of around 2 lakh rupees. He is expecting around 30 to 40% annual return on investment. Identify which entrepreneurship concept is being discussed in the paragraph. Innovation, business opportunity, investment purpose और competition. अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस नेचर का बिल्कुल सेम नेचर का क्वेश्चन पहले भी आ चुका था. एक विमेन थी शायद, वो नहीं विमेन नहीं थी, एक लड़की थी जो शायद फर्नीचर का कुछ शुरू करना चाह रही थी, या फिर एक विमेन थी जो हैंड नेटेड क्लोथ्स का बिजनेस शुरू करना चाह रही थी. ऐसा कोई एक आया था केस स्टडी और बिल्कुल सेम नेचर का था. आपको पता लगाना है आंसर क्या होगा यहाँ पे. इनोवेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट पर्पस, कॉम्पिटिशन. बताओ. एंड नहीं, पहले हिंदी तो बता दूं मैं. चलो भैया, अलान ने बेसिकली अपने मार्केट को थोड़ा सा देखा, अच्छे से ऑब्जर्व किया और उसको पता लगा कि स्मॉल चिल्ड्रन के टॉयज़ का बहुत स्कोप है, एक्चुअली बहुत स्कोप है. और स्पेशली मतलब टॉय शॉप वाले ना आजकल ऐसा करते हैं कि इतने अट्रैक्टिव ऑप्शंस रखते हैं, आप घुस जाओ एक बार. अभी क्या हुआ था, मेरे भांजा भांजी आए हुए थे भोपाल में,
तो मतलब मैं यूजुअली बच्चों को टॉय शॉप्स में ले जाना नहीं पसंद करती, बट उनकी मम्मी उनके साथ थी तो मेरे को ले जाना पड़ा। अब मेरे को यूँ था कि उनको थोड़ा सा दिलाना है, लेकिन बच्चों को एक बार टॉय शॉप में आप ले गए हो, उसके बाद तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं चलेगा। बच्चे खुद ही कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। और वो शैतान मेरा भांजा, ही वाज लाइक, मतलब वो शॉप के इंटीरियर में अंदर तक घुस गया, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, एंड आई वाज नॉट एबल टू से एनीथिंग। और अच्छा खासा उसने मेरा टंटा करवा दिया वहाँ पे पैसे का। तो येस, लिटरली इसका बहुत स्कोप है स्मॉल चिल्ड्रन के टॉयज़ का। बट इसको ये भी लगा कि इसके एरिया में उतने ज़्यादा शॉप्स हैं नहीं, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज खोलना चाहता था फॉर द सेम 1 से 2 साल के बॉयज़ के लिए ऐसी कोई शॉप। और उसको पता था 2 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, 30 से 40% का एनुअल रिटर्न मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट पे। अब आप बताइए यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की कौन सी वाली कॉन्सेप्ट डिस्कस हुई है? इनोवेशन, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट पर्पस, कॉम्पिटिशन। चलिए जल्दी 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 जल्दी, एंड द करेक्ट आंसर इज बी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात हुई है। पिछला वाला क्वेश्चन सेम नेचर का था जिसमें हमने आंसर डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं लगाया यहाँ पे। 40th question, Harjot is planning to set up a unit for manufacturing biodegradable bags of different sizes by processing the sugarcane bags. She also plans to, Harjot अब लड़की है, अच्छा, she also plans to be fully relieved of the problem of distribution and thus decides to hand over her entire output to the selling agents. The channel of distribution used by Harjot is dashed level 1, 2, 3, none of the above. चलो भैया, हरजोत एक लड़की है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के बारे में सोच रही है, जिसमें वो बेसिकली बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाने वाली है डिफरेंट साइजेस के। अब वो फुल्ली रिलीव होना चाहती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, फुल्ली रिलीव होना चाहती है, मतलब फुल्ली तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहती है। अब वैसे तो आपने बिजनेस स्टडीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेवल्स भी पढ़े हैं काफ़ी हद तक, लेकिन फुल्ली रिलीव होने का मतलब क्या होता है वो नहीं पढ़ा है। वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा भी। कौन से वाला उसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पिक करना चाहिए? 1, 2, 3, नन ऑफ द अबव। 1, 2, 3 का मतलब तो समझते हैं ना, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रहा है तो 0, मैन्युफैक्चरर सिर्फ एक मिडलमैन को बीच में ला रहा है तो 1, मैन्युफैक्चरर अगर 2 मिडलमैन को बीच में ला रहा है तो 2, मैन्युफैक्चरर अगर 3 मिडलमैन को बीच में ला रहा है तो 3। बताओ कौन से वाला चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हरजोत को वो करना चाहिए फुल्ली रिलीव्ड होने के लिए? एंड द करेक्ट आंसर इज 3। कैसे? फुल्ली रिलीव्ड का मतलब होता है कि अब ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहती, उसके लिए से एजेंट रखना पड़ेगा, होलसेलर रखना पड़ेगा, आगे रिटेलर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मिडलमैन इन्वॉल्व हो गए, इसलिए हाईएस्ट जो होता है वो 3rd वाला है। तो 3rd वाला ये मतलब 3 वाला रखेगी, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी इसकी हम जब मार्केटिंग मिक्स वाला चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ रहे होंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी। असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इट सेज क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इनोवेशन। क्रिएटिविटी फर्स्ट स्टेज है इनोवेशन के प्रोसेस की। और सेकेंड रीजन में लिखा हुआ है क्रिएटिविटी प्रोवाइड्स द स्टिमुलस फॉर अपॉर्चुनिटी डिस्कवरी एंड न्यू वेंचर क्रिएशन। क्रिएटिविटी प्रोवाइड करती है स्टिमुलस अपॉर्चुनिटी डिस्कवरी के लिए और नए वेंचर क्रिएशन के लिए। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? क्रिएटिविटी फर्स्ट स्टेज है इनोवेशन के प्रोसेस की और क्रिएटिविटी स्टिमुलस प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी डिस्कवरी के लिए और न्यू वेंचर क्रिएशन के लिए। बताओ। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन रीजन के क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि दोनों सेंटेंसेस क्या करेक्ट हैं। इफ करेक्ट है तो क्या रीजन में लिखी हुई चीज असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है, तो आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। दोनों ही क्रिएटिविटी पे बेस्ड हैं और किस प्रकार से वो फर्स्ट स्टेज होती है इनोवेशन प्रोसेस की वो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया रीजन वाले सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं, बाकी नोट्स भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा, वहां से ले सकते हैं। 42nd क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें असर्शन में ये बोलते हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ द एंटरप्राइज एंड अवॉइड फेलियर। और रीजन में ये बोलते हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग इज अ केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स दैट मे इन्फ्लुएंस इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान्स।
बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हिंदी बताऊं। It says environment scanning helps to secure the future of enterprise and avoid failure. Environment scanning basically future secure करने में मदद करती है enterprise को और failure avoid करने में। Environment scanning is a careful monitoring. Environment scanning का मतलब होता है carefully monitor करना organization का internal और external environment, ताकि हम early signs of opportunities और threats को पहले से ही पहचान पाएं, जो कि आपके current और future plans को influence कर सकती है। बहुत सिंपल है। And the correct answer is both assertion and reason are true. and reason में लिखी हुई चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है assertion को। देखो इसमें लिखा हुआ था फ्यूचर बता सकती है और अवॉइड करती है फेलियर में। कैसे? अच्छे से मॉनिटरिंग होगी, इंटरनल एक्सटर्नल सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे में अल्टीमेटली वही होगा ना जो ऊपर लिखा गया। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 43। इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में कौन से वाली स्टेटमेंट करेक्ट है? कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ, company has an independent status, a company uses a common seal on which its name is engraved, all of the above। बताओ, सबसे इजी क्वेश्चन है। 11th क्लास में कंपनी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में, वहीं से ही आप ये क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं मैं क्यों बार बार आपको बोल रही थी कि बिजनेस स्टडीज ले रहे हो तो एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन को भी ले लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं। अगर जिसने एंटरप्रेन्योरशिप चूज किया होगा सीयूईटी में, उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज में काफी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। कंपनी लॉ की क्रिएशन है, ट्रू और फॉल्स? यस इंडीड। कंपनी हम कैसे फॉर्म करते हैं? लॉ के थ्रू फॉर्म करते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेटस है, बिल्कुल है। आर्टिफिशियल पर्सन भी बोला जाता है उसको। कॉमन सील यूज करती है, पहले करती थी अब नहीं करती है, बट बुक्स में आज भी लिखा हुआ है कि कॉमन सील इस्तेमाल करती है, जो जिसपे उसका नाम एनग्रेव्ड होता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। 43rd का आंसर क्या हुआ? डी। डन। 44th क्वेश्चन। जोसेफ इन्वेस्टेड ₹1000 इन अ पिज्जा रेस्टोरेंट इन 2018। अच्छा, 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे बस। अच्छा ठीक है। एंड सोल्ड द शेयर्स फॉर टोटल ऑफ 1200 1 ईयर लेटर। 1200 में बेच भी दिए। While looking at the accounts, he wanted to calculate the return on investment for his restaurant. To calculate it, he divided the net profits by the investment cost. Okay. How much would be the return on investment for the Joseph's restaurant? देखो, पहली बात तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, उसके बाद क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया तुम्हें। इन्होंने क्वेश्चन में ही तुम्हें फॉर्मूला बता दिया कि कैसे वो कैलकुलेट कर रहे हैं, बस तुम्हें कैलकुलेट करके उनको आंसर बताना है। सो जोसेफ ने इन्वेस्ट किए थे 1000 रुपीज, ठीक है, पिज्जा रेस्टोरेंट में 2018 में। 1200 में इसने बेच भी दिया उन्हें। प्रॉफिट कितना कमाया? 200 रुपए का। While looking at the accounts, he wanted to calculate the return on investment. ये return on investment calculate करना चाहता था। अच्छा, वन सेक, पहले मैं तुम लोगों को मौका तो दूं अटेम्प्ट करने का। दोबारा से देख लो, ऐसे समझो मैंने कुछ नहीं बताया, तुम्हें बताओ क्या आंसर होगा इसका। बताओ, हिंट भी दे दिया है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डन, बता सकती हूँ मैं। ओके, तो 1200 में इन्होंने बेचा है, 1000 में खरीदा था। प्रॉफिट टोटल कितना हुआ? 200 हुआ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये बोलते हैं टू कैलकुलेट इट ही डिवाइडेड द नेट प्रॉफिट्स बाय द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ही डिवाइडेड द नेट प्रॉफिट्स बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। कितना नेट प्रॉफिट है? 200। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी थी? 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, कितना परसेंट बना? सच एन ईजी क्वेश्चन, सच एन ईजी क्वेश्चन। ये ना आप लोगों को बहुत ही छोटा समझते हैं, बहुत ही छोटा बच्चा समझते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। 20%।
क्या हुआ, 1200 माइनस 1000, 200 बचे, 200 प्रॉफिट आया आपका, 200 अपॉन क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया कि भैया इस तरीके से ये कैलकुलेट कर रहा है। नेट उन्होंने कितना लगाया था, कॉस्ट 1000 रुपीज लगाए थे, काट पीट के कितना आया, 20%। चलो 45th question. The largest hamburger in India merged with the well-known cold drink manufacturer Soda Pop and renamed the brand as Ham Pop. Okay, to impart a different identity. The type of merger discussed above is product extension merger, हॉरिजॉन्टल मर्जर, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, वर्टिकल मर्जर। टाइप्स ऑफ मर्जर सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा नाम से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे अगर कॉमन सेंस लगाओगे आ जाएगा आंसर। एक हैमबर्गर का ब्रांड था और एक सोडा का ब्रांड था, दोनों मिल गए, उन्होंने नाम रख लिया हैम पॉप। अब आपको बताना है कौन से टाइप का मर्जर हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, हॉरिजॉन्टल, मार्केट एक्सटेंशन या वर्टिकल। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। एंड द राइट आंसर इज प्रोडक्ट एक्सटेंशन। पहले वो हैमबर्गर्स बना रहे थे, ये अपना अलग कोल्ड ड्रिंक बना रहे थे, मतलब सोडा बना रहे थे, दोनों ने मिक्स कर लिया, अब ये दोनों चीजें बनाएंगे, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्ट एक्सटेंड हुआ ना, तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। चलो, the SKU code can be alpha, numeric, neither alpha, non-numeric, a combination of alpha and numeric. Again ये भी आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, यहाँ पे आप बस सुन लो और क्वेश्चन में अगर मतलब क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो इस तरह से ये अटेम्प्ट करना। SKU code can be an alpha, numeric, neither alpha, non-numeric, a combination of alpha and numeric। बताओ, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है ऐसा वो जिसमें नंबर्स भी हो, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो। लाइक आपका पैन कार्ड पे आपका जो नंबर होता है वो उसमें अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स मतलब वो ही इस्तेमाल की जाते हैं, उसमें जैसे अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं लाइक ABCDEFGH, ठीक है, और उसके बाद नंबर्स भी होते हैं लाइक 1 2 3 4, तो उसको अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। और SKU कोड भी अल्फा न्यूमेरिक के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है। चलो, अब आया है इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, ऑफिशियली द लास्ट क्वेश्चन। इसके पार्ट्स होंगे अब, ठीक है, एक केस स्टडी होगी जो आपको पढ़नी होगी, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे जिनका आंसर आपको करना होगा। और आई होप किसी ने भी आंसर देखा नहीं, और बैक करके तो बिल्कुल मत देखना। अब मैं रीड करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। It says, Harsh, Jackie, Himanshu and Love were childhood friends. They studied together till 12th class from CBSE board. After completing their studies, Harsh and Jackie became doctors and Himanshu and Love became engineers. All of them had good earning, but they want to start their own business as they were very creative and innovative. Harsh and Jackie gave an idea to manufacture a machine that would help the surgeons in doing medical tests in no time and also keep in doing surgery without much blood loss. Himanshu and Love liked the idea so much and agreed to it, but soon they all realized they were not having enough of capital to start the business. अच्छा जी, वैसे तो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और पैसा नहीं था इनके पास, चलो कोई बात नहीं। They estimated that approximately 3 crores would be required to finance the project, which would be collected by them from their friends and relatives. अच्छा, दोस्त इतने अमीर हैं और relatives इतने अमीर हैं, मैं तो बोलूँ 3 करोड़ रुपए मेरे relatives को या मेरे दोस्तों को दोबारा घर पे बुलाना छोड़ देंगे मुझे। They also wanted that their private properties should not be used to pay off the liabilities of the business. ओके, ठीक है, इतना सही है बस, that's it। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है, जल्दी से देख लो एक बार, फिर मैं हिंदी बताना शुरू करती हूँ। जल्दी देखो, जल्दी। ओके, सो इट सेज हर्ष, जैकी, हिमांशु और लव 4 चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जिन्होंने 12वीं तक अपना CBSE बोर्ड तक अपना पूरा स्लेब मतलब साथ में निभाया था सब कुछ। उसके बाद 2 चले गए मेडिकल साइड, 2 चले गए इंजीनियरिंग साइड, ठीक है। अच्छा खासा कमा रहे थे बट संतुष्ट नहीं थे, उनको खुद का बिजनेस शुरू करना था। तो ऐसी मशीन बनाने के बारे में उन्होंने सोचा जो कि सर्जन्स को इस्तेमाल होगी मेडिकल टेस्ट में और ब्लड लॉस को काइंड ऑफ प्रिवेंट करेगी या कम करेगी सर्जरी के टाइम पे। और सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो 3 करोड़ रुपए इन्हें जुगाड़ने थे और वो इन्होंने सोचा ये अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से लेंगे। और साथ ही साथ ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते थे जिसकी वजह से इनकी जो लाइबिलिटीज़ का पे ऑफ हो वो किसी की भी पर्सनल पॉकेट से ना जाए, ठीक है। चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है विच सुटेबल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू बी फॉर्म्ड बाय हर्ष, जैकी, हिमांशु एंड लव। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लास्ट सेंटेंस जो था इस पर्टिकुलर केस स्टडी का वहां से मिल जाएगा।
पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नन ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि उन्होंने बोला था किसी की भी पर्सनल पॉकेट से नहीं जाना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ओनली जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव सेलेक्टेड दिस वन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? वॉलंटरी एसोसिएशन, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑल ऑफ द अबव। बताओ जॉइंट स्टॉक कंपनी का इनमें से कौन से वाला फीचर है? वॉलंटरी एसोसिएशन, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑल ऑफ द अबव। ये तुमने एंटरप्रेन्योरशिप में अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम कंपनीज मतलब कंपनीज लॉ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया था ना 11th क्लास में, वहां से पढ़ के आ चुके हो। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। 49th question, which of the following statement is incorrect with regards to private limited company? private limited company के ना उस पे कौन सी वाली चीज है जो क्या है incorrect है? बताओ। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। It is not compulsory for a private company to maintain index of its members. It is not compulsory for a private company to hold a statutory meeting. It is necessary for a private company to issue a prospectus. It is none of the above. बताओ। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कौन सी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? दैट यू हैव टू टेल। बताओ चारों में से कौन सी वाला करेक्ट आंसर है? इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है बस। And the correct answer is it is necessary for a private company to issue a prospectus. भैया प्राइवेट कंपनी लोगों से पैसे मांग ही नहीं सकती है, जो पब्लिक इशू होता है वो कर ही नहीं सकती। और प्रोस्पेक्टस हम क्यों इशू करते हैं? पब्लिक इशू के लिए तो इशू करते हैं। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। चलिए अब हम आ जाते हैं इस पर्टिकुलर मॉक के लास्ट क्वेश्चन पे, which says the liability of shareholders of a company is dash unlimited, limited, not defined, none of the above. बताओ the liability of shareholders of a company is dash unlimited, limited, not defined, none of the above. बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर? शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो किस नेचर की होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, नॉट डिफाइंड, नन ऑफ द अबव। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ही था कि कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, बट लिमिटेड ही होती है। ठीक है, सो 50th का आंसर आ गया है। एंड इसी प्रकार हमने पूरा का पूरा मॉक देख लिया है। मेरे को ऐसा लगता है बिजनेस स्टडीज के कंपैरिजन में ना एंटरप्रेन्योरशिप में इजी क्वेश्चंस थे, जिस कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी आपने पढ़ी नहीं है तो हो सकता है आपसे एक आधा क्वेश्चन नहीं बनाओ, बट मैक्सिमम क्वेश्चन ना ऐसे थे कॉमन सेंस बेस्ड थे। ठीक है, तो मुझे एक बार तो ज़रूर बताना, मतलब क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट मॉक टेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 50 में से कितने क्वेश्चन तुम्हारे ठीक हुए हैं। ठीक है, और जो बच्चे कमेंट्स में ही आंसर देते हैं उनकी तो मैं देख लेती हूँ कितने सही गए कितने गलत गए। जो बच्चे नोटबुक में कर रहे हैं वो तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर ही देना। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो जस्ट वेट फॉर द वीडियोज़, जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोज़ बहुत ही जल्दी आने वाली हैं उनका वेट कीजिए, आपको सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेंशन कर दीजिएगा, फिर हम डाउट सेशन रखेंगे, उसमें हम सारे क्वेश्चंस एंटरटेन कर लेंगे। इसी के साथ अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है, आपको बस इतना करना है, गूगल पे जाना है, magnetbrains.com टाइप करना है, वेब पेज खुल जाएगा, इसमें एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है और CUET दिख जाएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में। वहाँ पे आपको पायल मैम की एंटरप्रेन्योरशिप के वीडियोस भी दिख जाएंगे, बिजनेस स्टडीज़ के भी दिख जाएंगे। क्लिक करना वॉच नाउ पे, जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे ऐसे सीक्वेंस में आ जाएंगी सारी वीडियोस। क्लिक करना, वीडियो देखना और ठीक है, मतलब अभी अभी की स्क्रीनशॉट है ये कटे वालों में। चलो इसी के साथ वीडियो देख के अपने डाउट्स क्लियर कर लेना और मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल देना। दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।